नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। पूर्व कक्षा में हम लोग कुछ ज्या साधन व चापानयन एवं भुजांश ज्ञान कैसे करते हैं, क्योंकि वहाँ जैसे अयनांश साधन के समय में उसमें तद्दोह शब्द प्राप्त हुआ था। दोह मतलब भुजांश निकालने की ज्ञान होना चाहिए सभी को, भुजांश निकालना एवं उसके साथ साथ भुज से चापानयन करना व चापांश से ज्या साधन करना एवं ज्या से चापानयन करना, ये तीनों विधि हम लोगों को पता होना चाहिए। एक सब अपने अपने नोटबुक में एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं। वृत्त में जैसे 4 भाग में वृत्त को भाग बांट लेते हैं और प्रत्येक भाग को एक एक पद करके कहते हैं। वृत्त के चतुर्पाद के रूप में 4 भाग में हम लोग बांट लेते हैं। ये प्रथम पाद और यह द्वितीय पाद, तृतीय पाद एवं चतुर्थ पाद के रूप में 4 पाद में हम लोग संपूर्ण वृत्त को बांट लेते हैं। तो ये विभाजन के बाद हम लोगों को यह पता चलता है प्रत्येक वृत्तपाद में जो अंशात्मक मान है वो 90 अंश का होता है। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक 90 अंश, इस बिंदु से इस बिंदु तक भी 90 अंश। यह एक एक चापीय मान जो है वो 90 अंश बढ़ जाता है, क्योंकि संपूर्ण वृत्त का मान जो है वो 360 डिग्री का होता है। इसलिए 4 भाग में हम लोग बांटते हैं तो 90 अंश एक एक वृत्तपाद हम लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ सूर्य सिद्धांत में प्रत्येक सिद्धांत में यह विषय सेम है। ग्रहम संशोध्य मंदोच्चा तथा शीघ्रात विशोध्य च शेषम केंद्रम पदम तस्मात् भुजज्या कोटिरेव च गतात् भुजज्या विषमे गम्यात् कोटिः पदे युग्मे तु गम्यात् बाहुज्या कोटिज्या तु गतात् भवेत्। इस श्लोक के आधार पे ये कहते हैं यदि कभी भी ग्रह मंदोच्च से अथवा शीघ्रोच्च से मध्यम ग्रह को हम लोग घटाते हैं तभी हम लोगों को मंद केंद्र प्राप्त होता है अथवा शीघ्र केंद्र प्राप्त होता है। इसका मंदोच्च एवं शीघ्रोच्च 2 बिंदु हम लोगों को प्राप्त होता है। किसमें ना, क्योंकि मंद फल शीघ्र फल हम लोगों को साधन करना पड़ता है, इसलिए भू केंद्र से सबसे अधिक दूरतम प्रदेश मंद प्रतिवृत्त में मंदोच्च एवं शीघ्र प्रतिवृत्त में शीघ्रोच्च 2 प्रतिवृत्तों की परिकल्पना हम लोग करते हैं। इस कारण से हम लोगों को वहां मंदोच्च भगण शीघ्रोच्च भगण करके प्राप्त होता है। मध्यमाधिकार में सूर्य ग्रंथ के सिद्धांत ग्रंथ के मध्यम अधिकार में 4 प्रकार के भगणमान पठित किया गया है। ग्रंथ पठित भगणमान में एक मंदोच्च भी लिखा रहता है और एक शीघ्रोच्च भी लिखा रहता है। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार, भारतीय सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत ज्योतिष में एक ग्रह का स्वाभाविक भगण और दूसरा जो है वो मंदोच्च भगण, तीसरा शीघ्रोच्च भगण और चौथा जो है वो पात भगण। इस प्रकार 4 भगणमान ग्रंथ में पठित किया जाता है, वो मध्यमाधिकार में। इस कारण से हम लोग जब मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह निकालते हैं तो स्पष्टाधिकार में उस मंदोच्च से मध्यम ग्रह को घटाते हैं, तो वहां हम लोगों को मध्य ग्रह व मध्यम ग्रह को घटाते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है ना, मंद केंद्र अथवा शीघ्र केंद्र प्राप्त होता है।
तो मंदोच्च से हम लोग घटाएंगे तो मंद केंद्र प्राप्त होगा, शीघ्रोच्च से घटाएंगे तो शीघ्र केंद्र प्राप्त होगा। इसी मंद केंद्र शीघ्र केंद्र से हम लोग आगे क्या निकालते हैं ना, मंद फल व शीघ्र फल निकालते हैं। परंतु इस केंद्र से ज्या का ज्ञान होना चाहिए व ज्या से चापानयन होना चाहिए। कौन सा, भुजज्या या कोटिज्या। चापानयन भुजांश, भुजांश से भुजज्या, कोट्यंश, कोट्यंश से कोटिज्या। इस प्रकार अंशात्मक मान चापीय मान एवं ज्या मान जो है वो कलात्मक मान हम लोग साधन करते हैं। मंद फल निकालने की एवं शीघ्र फल निकालने की विधि का प्रारंभिक प्रसंग यह है। इसको हम लोग किस अधिकार में पढ़ते हैं ना, स्पष्टाधिकार में हम लोग पढ़ते हैं। ग्रहम संशोध्य मंदोच्चा तथा शीघ्रात विशोध्य च, एक ही सूत्र है। ग्रह को संशोधित करना है मंदोच्च से अथवा शीघ्रोच्च से। संशोधित करने से हम लोगों को शेषम केंद्रम, शेष जो प्राप्त होता है वह केंद्र प्राप्त होता है। पदम तस्मात, उससे पद, और पद में मतलब वृत्त के एक पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, जिस पद में ग्रह होगा उसी पद के अनुसार भुजज्या कोटिरेवच, भुजज्या प्राप्त होता है एवं कोटिज्या प्राप्त होता है। ये यहाँ एक नियम आप लोग सूर्य सिद्धांत में देखेंगे, यहाँ लिखा गया है विषम पद सम पद के रूप में। नियम क्या है ना, विषमे गतात भुजज्या गम्यात कोटि ही पदे भवेत। यदि विषम पद है, विषम पद कहने से क्या अर्थ है, सम पद में उसका उल्टा हो जाएगा। युग में तो गम्यात बाहुज्या कोटि कोटिज्या तो गतात भवेत। यहाँ जैसे मैं यहाँ लिखा हूं ग्रह, ग्रह का यह केंद्र हो गया, तो यह केंद्र हो जाने से इसको यदि आप उच्च कहते हैं, ये ऊ है, इसको ऊ नाम हम लोग दे देते हैं, तभी उच्च से ग्रह तक जितना मान बीता हुआ है, ये बीता हुआ मान जो है वो गत होगा, और अग्रिम मान जो है इस पद में ये क्या होगा, गम्य होगा। श्लोक कहता है यदि वृत्त के प्रथम पाद में अथवा तृतीय पाद में ग्रह विद्यमान है, इसका अर्थ प्रथम तृतीय जो है वो विषम पाद है, द्वितीय चतुर्थ जो है वो समपाद है। विषम पाद में होने से गतात भुजज्या, इसका अर्थ क्या हुआ, ये उच्च से मंद केंद्र ग्रह घटा देने से जो मंद केंद्र प्राप्त होता है ना, गत होगा, गतात क्या हो जाएगा ना, भुजज्या होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे ना, भुजज्या होगा कहेंगे। गम्यात कोटिज्या, ये गम्य मतलब ये जो चापीय मान इतना बीत गया है 90 में से, ये 90 में से ही कैलकुलेशन किया जाता है, 90 में से हम लोग गणना करते हैं, इसलिए 90 में से जितना चापीय मान गत हो गया है उसको घटा देने से गम्य प्राप्त होगा। इतना बचा हुआ मान जो है वो गम्य है, और गम्य को गम्य ज्या को हम लोग क्या कहते हैं ना, कोटिज्या कहते हैं, कोटिज्या कहेंगे। तो गतात भुजज्या गम्यात कोटिज्या, यह नियम हो जाएगा। यहाँ उसको समवृत्त में बा समवृत्त पाद में, समवृत्त पाद मतलब युग्म, युग्म मतलब सम, सम युग्म संख्या 2 और 4 होते हैं, इसीलिए समवृत्त पाद में 2 द्वितीय पाद चतुर्थ पाद में क्या हो जाएंगे ना, गम्यात, गम्य जो होगा, गम्यात, गम्यात मतलब जो गम्य है, यहाँ गत भुज था, गम्य कोटि था, यहाँ गम्य जो है वह क्या होगा, भुज होगा। गम्य मतलब इतना, यदि ग्रह इस द्वितीय पाद में हम लोग समझते हैं
ग्रह यहां स्थित है, ये बिंदु नीच बिंदु है, यहां उच्च होगा तो यहां नीच मानना पड़ेगा। तो द्वितीय पाद में ग्रह रहने से इतना क्या हो जाएगा, पूरा उच्च से इतना घट जाएगा, ये संपूर्ण मान क्या हो जाएगी, ये गत होगा। गत क्या हो जाएगी, गत में से 90 घटा देंगे तो इतना क्या होगा, गत। गत कोटिज्या हो जाएगी और गम्य वाला जो हो जाएगा वह भुजज्या होगा। गम्य वाला क्या हो जाएगा, भुजज्या हो जाएगी। समझ गए, जस्ट इसका उल्टा है। आप ये सामने वाला यह हो जाएगा भुजज्या और यह हो जाएगा क्या, कोटिज्या। इसी प्रकार विषम समपद से दो विभाजन किया गया है, लेकिन जो अंशात्मक मान है, आप ग्रहलाघव करण इत्यादि ग्रंथ देखेंगे तो वहां जैसे लिखा गया है, यदि ग्रह स्पष्ट, हम जब मंदोच्च से मध्यम ग्रह को घटाते हैं हम लोगों को मंद केंद्र प्राप्त होता है। वहां मंद केंद्र यदि 3 राशि के अभ्यंतर में हम लोगों को प्राप्त हो, मतलब सोच लीजिए 2 राशि 25 अंश प्राप्त हुआ, 2 राशि 25 अंश 40 कला 55 विकला, ऐसे मंद केंद्र प्राप्त हुआ। तो यह जो मंद केंद्र है वो किस वृत्तपाद में रहेगा, कौन बता सकते हैं। 2 राशि 25 अंश 40 कला 55 विकला, प्रथम वृत्तपाद में। प्रथम वृत्तपाद में रहने के कारण यहां गतांश ही, प्रथम वृत्तपाद में गतांश ही भुजांश होता है, याद रखना है। ये क्या हो गया ना, प्रथम वृत्त पद में रहने के कारण गतांश जो हो गया वही भुजांश हो गया। समझ रहे हैं, इसी कारण से गतांश भुजांश होने से, क्यों, क्योंकि यहां प्रथम वृत्तपाद में हम लोग जो भुक्तांश ग्रह का होगा, ये जो 2 राशि 25 अंश 55 40 कला 55 विकला हम लोग प्राप्त करते हैं मंद केंद्र, इसको भुक्तांश भी कहा जाता है। मंद केंद्र का यह क्या हो जाएगी ना, भुक्तांश है। उस भुक्त को गतांश भी कहा जाता है। भुक्तांश गतांश होने के कारण वही जितना मान हम लोगों को प्राप्त होगा वही भुजांश होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, भुजांश निकालने की कोई विधि जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 3 राशि से अधिक हो जाए, 3 राशि से अधिक होगा तो मंद केंद्र तभी ग्रह कहाँ होगा ना, द्वितीय वृत्तपाद में हो जाएगा। सोच लीजिए 3 राशि 12 अंश 45 कला 8 विकला, यह मंद केंद्र हो जाए तो ये कौन से वृत्तपाद में, द्वितीय वृत्तपाद में आ जाएगा। यहां आपको भुजांश निकालना पड़ेगा। यहां भुजांश निकालने की विधि क्या है, क्या विधि है, कौन बता सकते हैं। अंशुल होगा तो अंशुल तुरंत बता देगा। 6 राशि में से ये जो भुक्तांश है उस भुक्तांश को घटा देना है। जितना 3 राशि 12 अंश 55 कला 8 विकला प्राप्त हुआ है वही हम लोग घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा ना, हम लोगों को भुजांश प्राप्त होगा। मतलब ग्रह का मंद केंद्र का जितना भुक्तांश है उसको घटा देने से भुजांश प्राप्त होगा। समझ गए, 6 राशि माइनस 3 राशि आप यहां निकाल सकते हैं। आप 6 राशि 0 0 अंश 0 0 कला और 0 0 विकला, उसके नीचे आप लिख लीजिए 3 राशि
12 अंश, 45 कला और 8 विकला घटाना है। घटाने के लिए आप पहले यहाँ उधार लेंगे, कितना? 60 लेंगे। 60 में से 8 घटेगा तो 52 होगा। और 52 में जैसे इसे कला कला हाँ, कला के स्थान में 59 रहेगा। 59 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा? 14। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अंश में कितना बचेगा ना? 29 अंश बचेगा। 29 में से कितना होगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, राशि में बचेगा 5। 5 बचेगा तो आप 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 राशि, 17 अंश, 14 कला, 52 विकला। आप यह देख रहे होंगे ये 3 राशि के अंदर ही आ जाएगा हमेशा। जो भुजांश होगा वो 3 राशि के अंदर हो जाएगा। हाँ, कभी भी भुजांश 3 राशि से अधिक नहीं होता है, इसका यह भी एक अर्थ है। और यदि वृत्त के तृतीय पाद में ग्रह विद्यमान हो, तृतीय पाद में है, कैसे पता चलेगा ना? यदि मंद केंद्र 6 राशि से अधिक हो, 6 राशि हो सकता है, 7 राशि हो सकता है, 8 राशि तक, 8 राशि अंशात्मक की जा सकता है। सोच लेते हैं। हाँ, वहां 9 में से घटाएंगे नहीं, उस भुगतान से 6 घटा देंगे। देखिए, यदि हाँ, वही उसी कारण से गताद भुजज्या होने के कारण हम लोग केवल 6 ही घटा देंगे। अभी देखते हैं कितना भुजांश होता है। सोच लीजिए 6 राशि, 18 अंश, 42 कला, 7वीं कला। ये क्या हो गया? आपका मंद केंद्र हो गया। तभी यह 6 राशि से अधिक होने के कारण तृतीय वृत्तपाद में विद्यमान है। किसमें? तृतीय वृत्तपाद में विद्यमान है। उससे सूत्र क्या ना? भुगतांश, जो ग्रह मंद केंद्र का भुगतांश में से घटा देना है किसको ना? 6 राशि को। केवल 6 राशि को घटा देना है, उससे ही हो जाएगा। 6 राशि घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? भुजांश हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ 6 में 6 घटा देंगे तो शून्य राशि, 18 अंश, 42 कला और 7 विकला हो जाएगा। क्या? भुजांश हो जाएगा। यदि 9 राशि से अधिक हो, मतलब ग्रह चतुर्थ वृत्तपाद में विद्यमान हो। द्वितीय वृत्तपाद में हम लोग क्या कर रहे थे ना? 6 राशि में से घटा रहे थे भुगतांश को। हाँ, 12 राशि में से घटा देंगे। चतुर्थ वृत्तपाद में होने के कारण हम लोग क्या करेंगे? 12 में से घटाएंगे मंद केंद्र को, तभी जाके हमारा क्या होगा? भुजांश प्राप्त होगा। इतना तो हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये साधारण विधि है। तो चतुर्थ वृत्तपाद में होने के कारण मैं केवल लिख देता हूं, उदाहरण आप लोग बना लेंगे। चतुर्थ वृत्तपाद में क्या करना है ना? 12 राशि माइनस क्या ना? मंद केंद्र का भुगतांश बराबर भुजांश प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 4 वृत्तपाद की हम लोगों को भुजांश निकालने की विधि। जब हम लोग भुजांश निकाल लेते हैं तब जाके क्या होता है ना? उसका ज्या साधन किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? ज्या साधन किया जाता है। समझ में आया ना? इसमें किसी को कोई समस्या है? बात समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे वाला विषय में पढ़ा दूंगा।
पढ़ाऊं? चले, क्योंकि सरल विषय है, स्पष्टाधिकार। मृदुच्चेन हीनो ग्रह मंद। हाँ, ग्रह को मृदुच्च से घटा देना है, मृदुच्च के द्वारा। हाँ, यहाँ भी वही कह रहे हैं ना, मंदोच्च माइनस मध्यम ग्रह। हाँ हाँ, और किसी आचार्यों ने कहा है मध्यम ग्रह से मंदोच्च को घटाने के लिए। वही पूछ रहे थे, जहां बताया गया है मध्यम ग्रह से मंदोच्च को घटाने के लिए, वह विधि बहुत प्रचलित नहीं है। आप भास्कराचार्य जी ने भी वही मंदोच्च माइनस मध्यम ग्रह ग्रह कहे हैं। आप सिद्धांत दर्पण, सिद्धांत शेखर, सूर्य सिद्धांत, लगभग सब जगह मंदोच्च माइनस मध्यम ग्रह है, और किसी एक दो ग्रंथ में बताया गया है मध्यम ग्रह से मंदोच्च घटाने की। लेकिन प्रचलित बहुत है मंदोच्च से मध्यम ग्रह घटाने से मंद केंद्र व शीघ्र केंद्र प्राप्त होने की। ठीक है, जो भी है भुजांश निकालने की जो विधि है उसमें कोई अंतर किसी का नहीं है, सभी लोग यही कहते हैं भुजांश। ये तो ये तो स्वीकार्य है, इसमें कोई अलग मतलब विमत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ज्या साधन को देख लेते हैं। ज्या साधन में जब हम लोग अभिष्ट अंशानम ज्या साधनम, इसमें श्लोक में लिखा है, लिप्तास्तत्त यमेर भक्ता लब्धम ज्यापिंडकम गतम गतगम्याम तराभ्यस्तम विभजेत तत्वलोचनैः तदवाप्त फलम योज्यम ज्यापिंडे गतसंज्ञके स्यात् क्रमज्या विधिरयमुत्क्रमज्या स्वपि स्मृतः। हमेशा त्रिप्रश्नाधिकार, आप कोई भी अधिकार आगे जाके पढ़िए, उसमें ज्या साधन की प्रयोजन बहुत है। भुजांश और भुजांश से ज्या निकालना और ज्या से चापानयन करना, ये बार बार श्लोक में आता रहता है कई जगह। इसलिए इस विधि को हमेशा हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या इसमें कहता है ना, लिप्ता कर देना है। लिप्ता मतलब कला कर देना है। जो राशि अंश कला विकला हम लोगों को भुजांश प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं बात को, जितना भुजांश हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसको कलात्मक में बदल दीजिए, मतलब राशि को अंश में बदल दीजिए और अंश को कला में बदल दीजिए। उदाहरण लेंगे अभी, पहले कहता है वही, लिप्ता तत्व यमीर भक्ता। तत्व मतलब पंचविंशति तत्व, 25 तत्व मतलब 25। यम, यमलो कहने से दो को समझा जाता है, इसलिए तत्व यम मतलब क्या होता है ना, 225। और हम लोग जानते हैं राशि लिप्ताष्टमो भाग प्रथमम ज्यार्धम उच्यते, उस नियम से जो प्रथम ज्याखंड है वो 225 कला का होता है। क्योंकि हम लोग भी भास्कराचार्य जी ने कहे हैं, हाँ, वृत्तस्य षण्णवत्यंश दंडवत परिदृश्यते। एक वृत्त के 96 भाग, षण्णवति अंश, मतलब एक वृत्त के मान को हम 96 में भाग देंगे तो जितना हम लोगों को प्राप्त होगा वही क्या होता है, दंडवत, सीधा सीधा हम लोगों को दिखाई देता है। सीधा सीधा हम लोगों को दिखाई देता है मतलब वृत्त का, हाँ, ज्या और चाप का अंतर का अभाव हो जाता है। तो षण्णवति जैसे 360 अंश है, एक वृत्त में 360 अंश को आप यदि 96 में भाग देंगे तो
हम लोगों को 3 अंश 45 कला प्राप्त होगा। 3 अंश 45 कला प्राप्त होता है ना। आप 96 में भाग देके देखिए 360 को। 3 अंश 45 कला मतलब जो सीधा रेखा जैसा दंडवत हम लोगों को दृश्यमान होता है वृत्त का 96 भाग, उसको एक अंश जो है वो 60 कला का होता है और 3 अंश जो है वो 180 कला का है। और 3 अंश 45 कला उसमें कहा गया था, प्राप्त हुआ था। इसीलिए 180 अंश में 45 आप जोड़ देंगे तो वो कलात्मक हो जाएगा। कलात्मक होगा तो आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो 360 अंश को आप भाग देंगे 96 में से, में तो आपको कितना प्राप्त होगा? 45 3 अंश 45 कला लिख लीजिए। 3 अंश 45 कला प्राप्त होगा। इसको पूरा कलात्मक में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे? तीन तीन को गुणा करेंगे 180 अंश, 3 को 60 में गुणा करेंगे तो 6×18 होगा, 180 कला हो गया। और उसमें जोड़ देंगे कितना? 45। 45 45 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 225 कला प्राप्त होगा। आप 3 अंश 45 कला कहिए अथवा 225 कला कहिए, प्रथम ज्याखंड का मान है। इसमें सूर्य सिद्धांत में कहते हैं राशि लिप्ताष्टमो भाग। लिप्ताष्टमो भाग प्रथम ज्यार्धम उच्यते। प्रथम ज्याखंड प्रथम ज्यार्ध मुच्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? राशि लिप्ता, एक राशि का लिप्तात्मक मान जो है वो एक राशि 30 अंश है और 30 को आप 60 में गुणा करेंगे तो 1800 कला होगा। और 1800 कला को 8 में आप भाग देंगे तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 225 कला नहीं होगा? तो वही कहता है आप वृत्तस्य षण्णवत्यंश दंडवत परिदृश्यते उसको मानिए अथवा राशि लिप्ताष्टमो भाग प्रथम ज्यार्धम उच्यते उसको मान लीजिए। जो भी मानिए, एक वृत्त के जो प्रथम ज्याखंड का मान है वो 225 कला है। ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ श्लोक में कहा जाता है जो लिप्ता मान है उसको 225 में भाग देना है। लिप्तास तत्व यमेर भक्ता, भाग दे देना है। लब्धम ज्यापिंडकम गतम, लब्ध जो होगा वो ज्यापिंडक गत ज्यापिंड प्राप्त होगा। तो एक बार उदाहरण करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ एक मंद केंद्र ले जाते हैं। एक मंद केंद्र मतलब यही 2, 17, 14, 52 को लेते हैं। पहले 2 को गुणा करेंगे। इसमें 2 राशि, एक राशि 30 अंश का होता है। 2 राशि को गुणा करेंगे 30 अंश में तो कितना अंश हो जाएगा? 2 गुणे 30 बराबर कितना होगा? 60 हो जाएगी, 60 अंश में। और ये आपके सामने कितना? 2 राशि 17 अंश 14 कला 52 विकला। ये क्या है? भुजांश है। ये इसी भुजांश का पहले क्या करना है ना, कलात्मक में परिणत करना है। राशि को हम लोग अंश में बदल दिए। अंश में बदल देने के बाद उसमें क्या किए? 17 अंश को जोड़ दिए तो हमारे पास आ गया क्या? 77 अंश। इसको फिर से आप गुणा कर दीजिए किसमें ना? 60 में। 60 में गुणा करिए कीजिए तो
ये क्या हो जाएगा ना, कला में बदल जाएगा। 46 20 हो जाएगी। नहीं, 46 20 हो गया। और कला, हमारे पास कितना कला है ना, 14 कला। 14 कला उसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो गया ना, 46 34 हो गया। ये क्या हो गया, 46 34 और 52, कला में बदल गया ना, 52 भी कला हो गया। तो कलात्मक में बदल गया, भुजांश क्या हो गया, कलात्मक में बन गया, कलादि में बन गया। तो 4634 कला, 52 विकला हो गया। राशि, ये उसमें लिप्ता तत्व यमेर भक्ता, वहां श्लोक में क्या कहते हैं, तत्व यम में भक्ता कर लीजिए, 225 में इसको भाग दे दीजिए। ये मान को क्या कीजिए, 225 में 225 में आप भाग दीजिए। भाग देने से जितना आपको क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा। भागफल आपको 20, भागफल 20 होगा तो कितने बार, 20 बार गया, मतलब 4,500 हो जाएगा। 225 को आप 20 में गुणा करेंगे, 2 में गुणा करेंगे तो 450 होता है ना, तो 4,500 होता है। ठीक है, 20 क्या हो गया, भागफल हो गया ना, ये भागफल हो गया। भाग शेष कितना हम लोगों को प्राप्त हुआ, अरे घटा दो, यहाँ 4,500 घट जाएगा तो 134 52 हम लोगों को मिलेगा भाग शेष। भाग शेष कितना मिला, 134 52 प्राप्त हुआ। 20 जो भागफल हम लोगों को प्राप्त हुआ, ये कहते हैं ये 20 भागफल ही गतज्या पिंड हो गया। क्या हो गया ना, गतज्या पिंड हो गया। पिंड मतलब ये 20 नंबर ज्या खंड इसमें गत हो गया है, और उस गत होने के बाद जो शेष बचा है वो 134 कला पावन। हाँ, 21 ज्याखंड इसमें बीता नहीं है, 21 ज्याखंड के अंदर इसका मान है। गत हो गया 20 और गम्य हो गया 21, मतलब 20 21 के अंदर इसका ज्यामान बचा हुआ है। हमको ये जो शेष जितना बचा है उसी का ज्यामान निकालना है। इसीलिए आगे के श्लोक में आप लोग देखिए, गतगम्यांतराभिस्तम करके कहते हैं श्लोक में, गत और गम्य का अंतर कर लीजिए। मतलब 20 ज्याखंड एवं 21 ज्याखंड का अंतर कीजिए। एक वृत्तपाद में 24 ज्याखंड होते हैं, हमेशा याद रखना है। एक वृत्तपाद में कितने ज्याखंड होते हैं, हाँ 24 ज्याखंड होते हैं। इसीलिए पूर्व श्लोक में प्रत्येक ज्याखंड के मान यहाँ लिखा गया है, टोटल 24 ज्या तक। और 24वां ज्या जो है उसको त्रिज्या कहा जाता है, और त्रिज्या का मान हमेशा 34,438 कला होती है। 3438, 3438 कला त्रिज्या का मान होता है। एक वृत्तपाद में 24 ज्याखंड होते हैं। तो हम लोगों को कौन से ज्याखंड का मान चाहिए ना, 20 और 21 वाला ज्याखंड। 20 20 ज्याखंड का मान थोड़ा सा नोट कर लीजिए, 3,321 है। और 21वां ज्याखंड का मान जो है वो 3372। तो आप क्या करेंगे, 3372 में से आप घटाएंगे कितना ना, 3321। 3321 घटा देंगे तो आपको कितना
प्राप्त होगा। जहाँ यहीं पे नीचे में मैं घटा के लिख देता हूँ, 3 3 72 माइनस कितना, 3 3 21, और इसमें बराबर में कितना आ जाएगा, 51। 51 क्या हो गया, गत गम्यांतरम। ये क्या हो गया, गत गम्यांतरम। तो जो शेष बचा है 134 कला 52 विकला में, आगे कहते हैं गतगम्यांतराभ्यस्तम। अभ्यस्तम मतलब गुणा करना है। अभ्यस्तम मतलब क्या करना है ना, गुणा करना है। गतगम्य को, अंतर को आपको गुणा करना है। 51 में गुणा करना है। अरे एक तो यहाँ तो लिखा हूँ सामने में, 134 52, शेष जितना बचा हुआ था उसी में गुणा करना है। गतगम्यांतराभ्यस्तम, अभ्यस्त कर लेना है। समझ गए। 134 52 में गुणा कर देना है, और भाग किस में देना है ना, गतगम्यांतराभ्यस्तम विभज्येत तत्वलोचने है। विभजेत, ये डॉट डॉट जो में है भाग देने की चिन्ह में लगाया हूं, इसको समझ लीजिए। 225 में भाग दे दीजिए। ठीक है। तो 51 × 134 52/225। जीरो तो नहीं आएगा। हम्म। हाँ सही कह रहे। गुणा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा ना। 30 कला 34 गता गतगम्यांतराभ्यस्तम विभजे तत्वलोचने ही, वो श्लोक थोड़ा सा देख लीजिए। तत्वलोचन में भाग देना है। श्लोक, लिप्तास्तत्व यमिर भक्ता, लब्धम ज्यापिंडकम गतम, गतगम्यांतराभ्यस्तम विभजेत तत्वलोचने ही। तत्व मतलब भी 25, लोचना आँख की, चक्षु है, चक्षु भी 2 है, तत्वलोचन मतलब 225 से भाग देना है। तदवाप्त फलम योज्यम, उस आप्त फल को जोड़ देना है। किसमें ना, गत संज्ञ के ज्यापिंडे, गत संज्ञ का ज्यापिंड में जोड़ देना है। 20वां वाला जो ज्या है वो गतज्या है, उसी गतज्या में जोड़ देंगे तो वहां हम लोगों को क्रमज्या मतलब भुजज्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भुजान से लिए थे ना। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ हमारा जो 20वां ज्या मान है, 20वां ज्या मान कितना है, 3 3 21, 3321 कला। इसमें हम लोग जोड़ेंगे कितना, जोड़ देंगे 30 कला 34 कला। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 33 51 34। यही हो गया क्या, ये हो जाएगा भुजज, अभिष्ट भुजज्या। जो केंद्रांश हमारा मिला था, भुजांश जो केंद्रांश प्राप्त हुआ था, 2 17, 2 राशि 17 अंश, 14 कला 52 विकला, उसी का ज्यामान कितना प्राप्त हुआ ना, 3351 कला 34 विकला। हम लोग इसको कलात्मक किए थे तो वो 4634 कला हम लोगों को प्राप्त हुआ था, लेकिन वही कला भुजज्या के रूप में हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। ये जो ज्यात्मक मान और चापात्मक मान में भेद यही है। चापात्मक मान अधिक होता है और ज्यात्मक मान जो होता है वो कम घट जाता है, यही विषय है।
तो श्लोक आप याद करके ध्यान पूर्वक इसको देख लीजिए। आपका प्रश्न था। इसके बाद कल की कक्षा में थोड़ा सा हम लोग कैसे ज्या से चाप साधन करते हैं। अभिष्ट ज्या साधन हम लोग समझ लिए हैं। उसके बाद ज्या से चापानयन कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। चलिए, धन्यवाद है। किसी को कोई प्रश्न है तो कैलकुलेशन दिखा दो। यही इतना ही तो। ठीक। ठीक। ग्रुप में सेंड कर दूं। ठीक है, कर लेता हूँ। कौन से ग्रुप में आप हैं? अष्टक वर्ग। सर है ना? हाँ। नहीं नहीं, कल क्लास में नहीं कर पाया। कल आते आते मुझे किसी कार्य के लिए गया था, लेट हो गया। कभी तक कभी कभी विलम्ब हो जाता। जी मौसम मैडम, वीडियो आप देख लीजिए कि कोई को, कोई समस्या नहीं। आप वीडियो बाद में देख के अभ्यास कर लीजिए। कल कक्षा नहीं हुआ था। आज भुजांश और ज्या साधन का कक्षा हो गया है। मैं प्रैक्टिकल जितना किया हूँ ग्रुप में भेज दिया हूँ, और इसका वीडियो भी अपलोड हो गया है। जो स्पष्टाधिकार सूर्य सिद्धांत का खरीदे हैं वो भी वीडियो देख सकते हैं, जो मध्यमाधिकार खरीदे हैं वो भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है किसी को, क्योंकि दोनों में अपलोड हो जाएगा कुछ समय के बाद। चले। नहीं, वो कुछ कम कम पैसा का मेरा